माई सेल्फ दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन आर के कॉलेज ऑफ फार्मेसी, नैनी प्रयागराज। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास उठाने से पहले लास्ट क्लास हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। लास्ट क्लास हमारा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स? तो गैस्ट्रिक हार्मोन्स जो कि आपके स्टोमक में रिलीज़ होते हैं, जिसमें आपका गैस्ट्रिन हार्मोन था, उसके बाद गर्लिन हार्मोन था, सोमैटोस्टैटिन था, ठीक है, और हिस्टामिन हार्मोन थे। ये हार्मोन के डिफरेंट फंक्शंस क्या थे, जिसमें गैस्ट्रिन हार्मोन जो था आपके रिलीज़ को, गैस्ट्रिक रिलीज़ को इंक्रीज़ करा रहा था, और लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक पे वर्क कर रहा था। उसी तरह गैरलिन हार्मोन आपका वर्क कर रहा था स्टोमक में। तो लास्ट क्लास में हमने जो मेजर चीज़ पढ़ी थी वो आपके जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि स्टोमक से रिलीज़ होते हैं और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, टारगेट ऑर्गन क्या, वो पढ़ा था। तो हमने लास्ट में जाते जाते उसमें रिवाइज़ भी किया था। तो आज का टॉपिक जो हमारा है कि वो जीआई ट्रैक में मूवमेंट, आपका जीआई मूवमेंट क्या है, इसमें स्टेप्स कौन कौन से हैं और उस स्टेप्स में क्या क्या होता है, कितने पार्ट्स में जीआई ट्रैक आपका जो जीआई ट्रैक का मूवमेंट है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मूवमेंट इन जीआई ट्रैक। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ जीआई हमें पढ़ना है। जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब इसमें इनके मूवमेंट कैसे होते हैं, जीआई ट्रैक में मूवमेंट कैसे होता है? तो जीआई ट्रैक आपका जो मूवमेंट है वो 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है आज यहाँ पे, जो कि पहला है जीआई मोटिलिटी इन माउथ एंड ओइसोफेगस, मतलब कि जीआई ट्रैक जो कि आपके माउथ और ओइसोफेगस की मोटिलिटी कैसी है, कैसा है, वहाँ का फंक्शन क्या है, वो हमने पढ़ना है। जीआई मोटिलिटी इन स्टोमक, स्टोमक में कैसे मूव कर रहा है, क्या होता है। जीआई मोटिलिटी इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जीआई मोटिलिटी इन लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि 4 पार्ट में हमने मूवमेंट ऑफ स्टोमक को डिवाइड किया है। पहला माउथ ओइसोफेगस के पार्ट में, दूसरा स्टोमक में, थर्ड वन स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ वन लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जीआई मोटिलिटी इन माउथ एंड ओइसोफेगस, ठीक है। तो जब इसमें हम बात करते हैं जीआई मोटिलिटी इन माउथ में, तो पहला इसका आता है वॉलंटरी फेज। ये है इसका वॉलंटरी फेज़। अब इसमें वॉलंटरी फेज़ क्या होता है? तो वॉलंटरी फेज़ को हमने बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया है उसके फंक्शन के बेस पे कि वॉलंटरी फेज़ में आखिर में होता क्या है। तो वॉलंटरी फेज़ में मास ऑफ फूड फॉर्म इन माउथ एंड बोलस टुवर्ड्स इनटू द ओरोफेरिंक्स। यहाँ 2 चीज़ आ रही है, एक मास ऑफ फूड एंड थर्ड वन इज़ बोलस। तो जो मास ऑफ फूड है वो क्या है? जब हम कोई भोजन लेते हैं और उसको हम जब अपने मुंह में लेके चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं, तो उसी को कहते हैं मास ऑफ फूड, ठीक। और बोलस, आफ्टर द च्यूइंग जो एक मास हमें फॉर्म होता है, मास हमें मिलता है, एक बल्क फॉर्म मिलता है, उसे हम बोलस कहते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें कन्फर्म हो गई कि मास ऑफ फूड क्या हुआ, अब बोलस क्या हुआ। तो वॉलंटरी फेज में 2 स्टेप होते हैं, मास ऑफ फूड फॉर्म्ड इन माउथ, जो कि आपके माउथ में ही होता है बाय द हेल्प ऑफ सलाइवा, ठीक है। सेकेंड वन इज बोलस टुवर्ड्स इनटू फेरिंग्स। अब जो ये बोलस है, जो ये मास फॉर्म हो चुका है माउथ में, वो अब ओरोफेरिंग्स की तरफ मूव करेगा, ठीक है। सेकेंड वन फेरेंजियल फेज है। ये क्या है? एक तरह का रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एक्शन है। हमने नर्वस सिस्टम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ चुके हैं। तो फेरेंजियल फेज में एक तरह का ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जिसमें कि जब बोलस हमारा फॉर्म हो गया, अब वो ओरोफेरिंग्स की तरफ जाता है, वैसे ही फेरेंजियल फेज हमारा स्टार्ट हो जाता है। बोलस टुवर्ड्स मूव इनटू द ओरोफेरिंग्स, देन फेरेंजियल फेज इज स्टार्ट। फेरेंजियल फेज में सेकंड क्या है? फेरिंग्स एलिवेट्स टू रिसीव द बोलस ऑफ फूड फ्रॉम माउथ। अब ये फेरिंग्स को फेरेंजियल फेज में रिफ्लेक्स के कारण फेरिंग्स को एलिवेट करता है, इंक्रीज़ करता है, मोटिवेट करता है कि आप फूड को रिसीव करिए। कहाँ से? तो माउथ से, ठीक है। आप माउथ से उस फूड को रिसीव करिए और वो फूड पुश किया जाता है फेरेंजियल फेज में इसोफेगस को, ठीक। तो इसमें 2 काम हो गए क्या? एक तो ओरोफेरिंग से फेरेंजियल फेज में 2 स्टेप हो गए क्या? एक तो आप फूड को या बोलस को ओरोफेरिंग से रिसीव करना या माउथ से रिसीव करना और पुश करना ओसोफेगस को, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप है आपका इसोफेजियल फेज। इसोफेजियल फेज जो है आपका वो जीआई मोटिलिटी इन माउथ एंड ओसोफेगस में ही आता है। तो ये थर्ड स्टेप है। इसमें होता क्या है? तो ये आपके 8 सेकेंड लेता है। चूँकि हमारा फूड जो है आपका ओरोफेरिंग से आ चुका है, तो वो 8 सेकेंड लेगा फेरिंग से स्टोमक में जाने के लिए। और ये होगा क्यों?
तो ये होता है आपके एसोफेगस की पेरिस्टालसिस मूवमेंट से। अब ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ ओइसोफेगस की जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है उसके कारण ये फेरिंग से फूड आपका स्टोमक में जाता है, जो कि पूरा 8 सेकेंड लेता है। आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट हम यहाँ थोड़ा सा बता दें कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपका ऐसे टाइप का मूवमेंट होता है जो कि एक स्टेप से आके यहाँ से पास होता है, यहाँ नैरो हो जाता है, फिर लॉन्ग होता है, फिर नैरो हो जाता है, फिर लॉन्ग होता है। तो इसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं या वेव लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो आपका पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो गया। ओइसोफेजियल में 2 चीज़ हुई, एक कि फेरिंग से स्टोमक को आपका फूड पास करता है और आपका ओइसोफेगस का जो वॉल है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को हेल्प करता है या पेरिस्टालसिस मूवमेंट पाई जाती है, और टोटल पूरा 8 सेकेंड लगता है। तो जीआई मोटिलिटी के जीआई मूवमेंट के सेकंड जो स्टेप है वो है जीआई मोटिलिटी इन स्टोमक में मोटिलिटी। स्टोमक में मूवमेंट क्या क्या होती है, तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन पेरिस्टालसिस, सेकंड वन सेगमेंटेशन। पेरिस्टालसिस को ही मोटिलिटी कहते हैं और सेगमेंटेशन को मिक्सिंग कहते हैं। मिक्सिंग मतलब सिंपल से यहाँ समझने की है कि सब सही हो जा रहा है, यहाँ मिक्स करेगा। किसकी मिक्सिंग, तो फूड की मिक्सिंग। और पेरिस्टालसिस मतलब मूवमेंट, फूड का मूवमेंट। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑकर अबाउट 20 सेकेंड। इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है 20 सेकेंड के लिए, जो कि फर्दर आपको काम क्या करता है, तो आपके जो बॉडी ऑफ द स्टोमक टू पैलोरिक फिंक्चर, ये जो है आपका स्टोमक टू पैलोरिक इंस्फिक्टर, अब ये 20 सेकेंड के लिए कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। क्या, आपका स्टोमक, जो कि स्टोमक में जो आपके मटेरियल हैं, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स हैं, उनको स्टोमक से पाइलोरिक इंस्फिक्टर तक ले जाने का काम होता है इसमें। ठीक है, और ये देखिए 2 पॉइंट स्टेप्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये 20% वाला, एक 80% वाला। तो आखिर ये 20-80 है क्या, इसको पढ़ लेते हैं कि 20% आपका कॉन्ट्रैक्शन जो स्टोमक में होता है वो पेरिस्टालसिस वेव के कारण होता है। मतलब कि स्टोमक में 20% जो मूवमेंट होगी वो आपकी पेरिस्टालटिक मूवमेंट के कारण होगी, और 80% जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन होगी वो सेगमेंटेशन होती है, मतलब कि मिक्सिंग होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्टोमक में 80% मिक्सिंग होती है और 20% में वो मूव करता है बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्टालटिक वेव। अभी यहाँ देख रहे हैं पेरिस्टालटिक मूवमेंट कैसे होती है। सपोज दैट आपके स्टोमक में ये आ गया कोई फूड मटेरियल, तो आपका जब पेरिस्टालटिक मूवमेंट होगी तो यहाँ नैरो स्पेस बनेगा और वहाँ से ये पास करेगा, ताकि इधर का भी प्रोसेस, इधर के जो भी मटेरियल वो इधर ना आने पाए। इसलिए यहाँ पे एक ऐसे नैरो टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, फिर ऐसे ही आगे फर्दर वो पास करेगा। तो अगर देखा जाए तो ये एज लाइक ऐसे वेव टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी, जो कि आपकी पेरिस्टालटिक मूवमेंट को कॉज करती है। ठीक है, और 80% कॉन्ट्रैक्शन आपका सेगमेंटेशन होता है, जिसके कारण की मिक्सिंग होती है। तो अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके स्टोमक में 80% मिक्सिंग होती है और 20% सिर्फ पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। ठीक है, अगर आपके बॉडी, आपके स्टोमक में एंटी पेरिस्टालसिस मतलब इस डायरेक्शन से ना होके वो अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगी तो आपको वोमिटिंग कॉज करेगी। एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट कॉज वोमिटिंग। ठीक है, तो वोमिटिंग जो होता है आपका एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट के फंक्शन की वजह से होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट थर्ड स्टेप पे चलते हैं, जीआई मोटिलिटी इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपका 3 से 5 घंटे के लिए होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में मोटिलिटी, और सेगमेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑकर्स फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली अलोंग स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि सेगमेंट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो सेगमेंट आपका सेगमेंट कॉन्ट्रैक्शन मिक्सिंग का वर्क होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें मिक्सिंग होती है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, वो भी कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कितने का समय लेता है, तो 3 से 5 घंटे का समय लेता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जीआई मूवमेंट के लिए। ठीक है, फोर्थ वन क्या है आपका, जीआई मोटिलिटी इन लार्ज इंटेस्टाइन। आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जीआई का कैसे मूवमेंट है, तो ये 18 से 24 घंटे लेता है। जीआई मोटिलिटी में जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वो 18 से 24 घंटे का समय लेता है, और ये आपके पास करेगा थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन जितने भी फूड मटेरियल्स होते हैं। अब लास्ट स्टेप है ये आपके जीआई मूवमेंट का, वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन से पास कराने के लिए 18 से 24 घंटे का समय लेगा। टेक अबाउट 18 to 24 आवर्स टू पास थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, सेकेंड स्टेप क्या करता है कि अंडरगो मास मूवमेंट अबाउट 3 to 4 टाइम्स पर डे। मास मूवमेंट मतलब बल्क फॉर्म में आपका ये मूवमेंट कराएगा।
बल्क फॉर्म में जो भी आपका डाइजेस्टिव मटेरियल होगा ऐसे ऐसे बल्क फॉर्म में, उसको ये मूव कराएगा। और कितना, 3 से 4 टाइम्स पर डे, 3 से 4 बार ये मूवमेंट होगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पर डे के हिसाब से। और हर एक मास मूवमेंट में ये आपके कोलोन को 20 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देता है। कोलोन आपके लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसमें कोलोन, सीकम और रेक्टम 3 चीज़ होता है। कोलोन, सीकम एंड रेक्टम, ये 3 पार्ट होता है। रेक्टम आपके लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट होता है। तो हर एक मास मूवमेंट में आपका कोलोन 20 सेंटीमीटर एक्सटेंड करता है, ठीक है। एंड फर्स्ट लास्ट स्टेप क्या है इसका, कि मास मूवमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेक्टम ट्रिगर्स डेफिकेशन। अगर मास मूवमेंट हो रहा है 3 से 4 टाइम्स पर डे के हिसाब से, तो वो रेस्पॉन्सिबल करता है आपके रेक्टम को कि उसको डेफिकेट करे, मतलब एक्सक्रीट आउट करे बाहर की तरफ, आपके फीकेस को बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट करे, ठीक है। तो मास मूवमेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेक्टम ट्रिगर्स डेफिकेशन। तो ये हो गई 4 स्टेप आपकी जीआई मूवमेंट की। तो एक बार हम फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं शॉर्टली। तो जीआई ट्रैक आपका मूवमेंट इन जीआई ट्रैक जीआई कितना हो गया, तो 4 स्टेप में जीआई मोटिलिटी इन माउथ एसोफेगस, जीआई मोटिलिटी इन स्टोमक, जीआई मोटिलिटी इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जीआई मोटिलिटी इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक, ठीक है। अब नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा वो सैलिवरी ग्लैंड और फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन और रेस्ट ऑफ द सिलेबस से जितने पार्ट बचे हुए हैं उनको हम कंसिडर करेंगे, पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आज इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि AKTU सिलेबस गाइडलाइन में दिया गया है, ठीक है। थैंक यू।